मुश्किल काम है। मुश्किल उसी तरीके से जैसे कि एक बार नोम चॉम्स्की ने कहा था कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैसा ही है जैसे आप ट्रायंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में बात करें, मतलब किसी और किस्म के तो होते नहीं है। तो और ये क्विंट एसेंशियली जो पूरा मिडिल ईस्ट का जो पूरा केस है, जहां पर अमेरिकी साम्राज्यवाद का दौर तो वहां मतलब उसके डोमिनेंस का दौर मुख्य तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है, लेकिन लंबे समय से, बल्कि कहा जाए कि इस शताब्दी के शुरुआत के पहले दशक से और तेल के कारण और उसके भी पहले 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण और जो साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश पावर के जो उपनिवेश थे उन तक पहुंच का एक बहुत ही सुगम रास्ता होने के नाते मिडिल ईस्ट का एक महत्व साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए शुरू से ही बना रहा है। और खास तौर पे पिछले 50 सालों में अगर देखा जाए तो साम्राज्यवाद के पूरे ढांचे, उसके पूरी प्रकृति, साम्राज्यवादी जो प्रतिस्पर्धा है, जो उनके आंतरिक अंतर्विरोध है, उसको समझने के लिए मध्य पूर्व में साम्राज्यवाद के इतिहास का अध्ययन करना केंद्रीय महत्व रखता है। खास तौर पे पिछले 50 नहीं बल्कि कहना चाहिए 70 वर्षों से जो इंपीरियलिस्ट राइवलरी, इंपीरियलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शंस का जो नेचर और स्ट्रक्चर रहा है, उसको समझने के लिए ये बहुत अहम है कि पिछले 70-80 साल में मिडिल ईस्ट में इंपीरियलिज्म की पूरी भूमिका को देखा जाए। आधुनिक साम्राज्यवाद का दौर जो कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू हुआ, उस दौर के शुरू होने के साथ जिस चीज को बाद में मुसोलिनी ने अपने फैशिस्ट उसमें थियोराइज किया, वो परिघटना पहले से ही शुरू हो गई थी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़ी पूंजी को जो रिप्रेजेंट करती थी, उनके हित और उस समय के जो बुर्जुआ पूंजीवादी राष्ट्र राज्यों के हित थे, वो आपस में एक तरीके से कोलेस करने लगे थे, आपस में मिलने लग गए थे, जिसको मुसोलिनी ने कहा था कि जो मेरी कॉर्पोरेट स्टेट की थियरी है, कॉर्पोरेटिज्म का बेसिक सिद्धांत यही है कि कैपिटलिस्ट क्लास का हित और स्टेट का हित वो मर्ज कर जाता है, वो आपस में सम्मिलित हो जाता है। और ये प्रक्रिया कहा जाए तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही शुरू हो गई थी, जब एक तरीके से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंपटीशन और जो जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन था, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और जो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, वो आपस में मर्ज करने लग गई थी। कंपनीज जो बड़ी बड़ी थी, वो जिन राष्ट्र राज्यों से संबंध रखती थी, उन राष्ट्र राज्यों को वो अपने हितों के विस्तार और अपने हितों की हिफाजत के लिए एसेंशियल तौर पे देखने लगी थी, यानी अपनी सरकारों को। दूसरी तरफ जो बुर्जुआ नेशन स्टेट था, वो भी इन कंपनियों द्वारा दिया जा रहा एक जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री बेस था, जो एक सैन्य औद्योगिक आधार था, उसको वो भी एसेंशियल समझने लग गया। और इस पूरे बुनियादी परिप्रेक्ष्य में ही, इस बुनियादी संदर्भ में ही मेरा मानना है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर अब तक मध्य पूर्व में साम्राज्यवाद की पूरी भूमिका को, उसके कुकर्मों को समझा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। और इस समझदारी से प्रस्थान करते हुए मोटा मोटी अगर मध्य पूर्व में साम्राज्यवाद के इतिहास को देखा जाए तो मोटे तौर पर, वैसे इस एक एक हिस्से को भी बहुत हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पे इसके इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा वो था जो पहला 3/4 हिस्सा 19वीं सेंचुरी का था, जिस दौर में बहुत सारी जो पश्चिमी ताकतें थी, पश्चिमी पूंजीवादी ताकतें थी, वो एक बिखरते हुए ऑटोमन एम्पायर के विभिन्न टुकड़ों पर अपना कब्जा जमाने के लिए आपस में होड़ने लगी हुई। और अभी ये दौर वह नहीं था जिसमें कि फाइनेंस मोनोपोली कैपिटलिज्म पूरी तरीके से मजबूत हुआ, हालांकि उसके कुछ अर्ली साइंस उसी वक्त दिखलाई देने लगे थे, लेकिन उस समय वो पूरी तरीके से कंसोलिडेट नहीं हुआ। दूसरा दौर विशेष तौर पर 19वीं सदी के आखिरी पूर्वार्ध से लेकर 1945 तक का दौर कहा जा सकता है, जिस दौर में दोनों विश्व युद्ध घटित होते हैं। और उस समय तक, मतलब इस करीबन 70 साल के दौर में जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट पावर्स थी, उन्होंने इफेक्टिवली
और सफलतापूर्वक जो है वो मध्य पूर्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था। खासतौर पे ब्रिटिश और फ्रेंच ताकतों ने वो कब्जा जमा लिया था। और तीसरा दौर हम देख सकते हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक का दौर है, जिसको कि यूएस इंपीरियलिज्म के वहां पर हेजेमनी नहीं बोलना चाहिए, बहुत हम लोग इस टर्म को केयरलेसली यूज करते हैं, डोमिनेंस के तौर पे देखा जाता है। वहां कोई हेजेमनी नहीं, क्योंकि कोई कंसेंट नहीं है मिडिल ईस्ट में। वहां की जनता का अमेरिकी साम्राज्यवाद के शासन या उसके दबाव के प्रति कोई कंसेंट का कोई एलिमेंट है ही नहीं। प्योर डोमिनेंस है यूएस इंपीरियलिज्म का, जो पिछले 70 साल का दौर है, जो कि तीसरा दौर हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद का इतिहास अगर मिडिल ईस्ट में देखें तो उसमें तीसरे दौर के तौर पर जिस दौर को हम चिन्हित कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट के पूरे कोलोनाइजेशन में जो सबसे कहा जाए निर्णायक क्षण था, वो निर्णायक क्षण आता है मिस्र के कोलोनाइजेशन के साथ, जो कि उसके कर्जों का बहाना बनाकर ब्रिटेन और फ्रांस ने उसका कोलोनाइजेशन किया। वो तो सिर्फ बहाना ही था महज, लेकिन असली बात यह थी कि इजिप्ट एक रीजनल पावर के तौर पे उभर रहा था, जो कहा जा सकता है कि 19वीं सदी के शुरुआती दौर से पहले हिस्से से लेकर उसके बाद के हिस्से तक मोहम्मद अली के शासन के दौरान वहां पे एग्रीकल्चर में फ्यूडल रिलेशंस थे, लेकिन दूसरी तरफ एक स्टेट डायरेक्टेड लिमिटेड कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट भी हो रहा था। और रीजनल उसके तौर पर देखा जाए तो वो एक रीजनल पावर में, एक इकोनॉमिक पावर में तब्दील हो रहा था। और ये उनके लिए काफी चिंताजनक बात थी जो वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट थे, कि वहां पर कोई एक रीजनल पावर पैदा हो। दो कारणों से, एक वही इकोनॉमिक और दूसरा जियोपॉलिटिकल। इकोनॉमिक कारण ये था कि जो डेट्स का कारण था और इजिप्ट का एक अहम आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरना था, और जियोपॉलिटिकल कारण ये था कि इंडिया का जो शॉर्टेस्ट रूट था, जो कि उस समय सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कॉलोनी थी, और पूरे ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन को फंड करने का काम एक तरीके से इंडिया की जो लूट थी, भारत की जो कॉलोनियल प्लंडर था, उससे उसको फंड करने का काम किया गया। उस कॉलोनी तक का रूट वहां से होकर गुजरता, और बहुत अन्य कारणों से भी देखा जाए तो ये पूरा इलाका इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था पहले से। जाहिर तौर पे बाद में तेल एक सबसे अहम पहलू बन गया, लेकिन तेल के अहम पहलू बनने से पहले भी मध्य पूर्व का साम्राज्यवाद के लिए एक मतलब वो एक खास अहमियत रखता है। सवाल ये बनता है कि जब तेल वहां मिलता है तो तेल इस तरीके से अचानक इस तरह की अहमियत उसको क्यों दी जाती है। इस बारे में एक बुद्धिजीवी है साइमन ब्रॉमली, उनकी एक किताब है अमेरिकन हेजेमनी एंड वर्ल्ड ऑयल, जिसमें उन्होंने तेल को एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी बोला है। और स्ट्रेटेजिक कमोडिटी इस लिहाज से एक रणनीतिक महत्व वाला माल कहा है इसे, और इसे इस लिहाज से एक रणनीतिक महत्व का माल कहा है कि इसको कंट्रोल करना सिर्फ इस बात को सुनिश्चित नहीं करता है कि आप अपनी सैन्य और आर्थिक शक्तिमत्ता को बढ़ाएं, बल्कि इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के उदय को रोक सकते हैं। जो तेल के इस कहा जाए कि अकूत भंडार पे कब्जा जमाएगा, इस रणनीतिक माल के अकूत भंडार पे अपना नियंत्रण स्थापित करेगा, वो न सिर्फ अपनी आर्थिक और सैन्य शक्तिमत्ता में कई गुना की बढ़ोतरी करने की क्षमता हासिल करेगा, बल्कि यह क्षमता भी हासिल करेगा कि भविष्य में उसका कोई प्रतिस्पर्धी उसके सामने उपस्थित न हो। और इस मायने में तेल का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाकई बनता है, ये एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है, और इस मायने में कहा जाए कि साइमन ब्रॉमली की बात एक हद तक सही ठहरती है। और ये जो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन तेल को लेकर, ये जो रणनीतिक चिंता है साम्राज्यवादी देशों की, ये शुरू से मध्य पूर्व में उनकी नीति को का जो है एक सेंटर पीस रहा है, उसका बुनियादी अंग, केंद्रीय अंग रहा है। न सिर्फ अमेरिकी इंपीरियलिज्म के वहां पर प्रभुत्वशाली बनने के बाद, बल्कि उसके पहले भी तेल का महत्व सबसे ज्यादा उनके लिए मतलब कहा जाए कि एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उनकी मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करने वाला सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो तेल का ये भंडार रहा। तेल के एक अहम रणनीतिक माल बनने की शुरुआत को हम प्रथम विश्व युद्ध से भी पहले देख सकते हैं। उस समय बाद में जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल, वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिरल्टी थे, मतलब उनकी नेवल फोर्सेस के एक तरीके से प्रमुख थे। उन्होंने पहली बार एग्जैक्ट डेट
मैं मिस कर रहा हूँ, 1909-10 के आसपास किसी वक्त शायद, या उससे थोड़ा बाद, 2-4 साल बाद, उन्होंने जो ब्रिटिश शिप्स थे, जो उनके जहाज थे बरतानवी हुकूमत के, उसके प्रिंसिपल फ्यूल को कोल से तेल की तरफ, कोयले से तेल में शिफ्ट करने की शुरुआत की, उसका फैसला लिया। और इसी घटना, ये घटना इसी के आसपास एक और अहम घटना घटती है कि जो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थी, बाद में जिसका नाम BP, अभी भी वो कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज है दुनिया की, BP जो बाद में बनी, एंग्लो इरानियन जो ऑयल कंपनी थी, उसमें ब्रिटिश सरकार ने ज्यादातर शेयर्स को खरीदा, जो कि एक बस प्रतीक है इस बात का कि साम्राज्यवादियों के नीति निर्माण या उसके नीति निर्धारण में तेल का महत्व किस तरीके से बढ़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन और फ्रांस, जो ऑटोमन एम्पायर था, वो डिसइंटीग्रेट कर चुका था, बिखर चुका था, और उसके विभिन्न टुकड़े जो मिडिल ईस्ट में थे, उसकी उस पर कब्जा करने और उसको आपस में बांट कर एक दूसरे की भूख मिटाने में का काम ब्रिटेन और फ्रांस ने किया। और उस दौर में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉयड जॉर्ज, उन्होंने इराक के मोसुल, नॉर्दर्न इराक में मोसुल जो इलाका है, जो अभी इस बार भी वॉर का एक केंद्र बना, मतलब जब यूएस ने वो किया, क्योंकि वो अपने तेल संसाधनों के लिए बहुत महत्व रखता है वो इलाका, और उसका पोजीशन ब्रिटेन के पास हो, इसको लेकर उन्होंने काफी मशक्कत की और काफी मतलब मोल भाव और जो कहा जाए कि खींचतान चलती है साम्राज्यवादी ताकतों के बीच में, उसमें लॉर्ड जॉर्ज ने इसको लेकर काफी मतलब वो किया। और वो राइवलरी, जिस राइवलरी की अभी हम बात कर रहे हैं, वो राइवलरी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जारी रही, उस तक भी जारी रही, उसमें खिलाड़ी बदल गए, प्लेयर्स बदल गए, लेकिन कहानी वही है। तेल को लेकर मिडिल ईस्ट का जो तेल था, जो भी विश्व साम्राज्यवाद का कहा जाए सरगना बना, बॉस बना, उसने इसको अहम महत्व दिया, इस स्ट्रेटेजिक कमोडिटी को, और इस वजह से मिडिल ईस्ट आज जो है पूरे विश्व साम्राज्यवाद के एक अंतर्विरोधों की गांठ, एक तरीके से सिंगल नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहां पर कहा जाए कि पूरे विश्व अंतर साम्राज्यवाद की विभिन्न ताकतों के अंतर्विरोध अपने आप को एक कॉन्सेंट्रेटेड रूप में प्रकट कर रहे हैं। और उसमें भी जो सबसे सेंट्रल क्वेश्चन है वो फिलिस्तीन का सवाल बनता है, जिस पर मैं आगे बात रखूंगा। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है कि अमेरिका इसमें किस तरीके से घुसता है और कितनी तेजी से वो जो है पुरानी जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थी, उनको स्थानापन्न उनका बनने का काम शुरू करता है, उनको रिप्लेस करने का काम शुरू करता है। ये देखा जा सकता है इस बात से कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, उससे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उस समय का, वो समय से पहले निकल गया, वॉशिंगटन जाने के लिए नहीं, सऊदी अरेबिया जाने के लिए, वहां के किंग इब्न सईद से मिलने के लिए। और वहां पर जब वो किंग इब्न सईद से मिला, तो उसका जो बातचीत का पूरा केंद्र था वो यही था कि अब इन तेल संसाधनों का क्या होगा। ब्रिटिशर्स, पहले ऑटोमन एम्पायर था, ब्रिटिशर्स आए, अब हम लोग हैं जो दुनिया की लीडिंग इंपीरियलिस्ट पावर है, और वही मोल भाव सौदेबाजी, उसके लिए वहां पहुंचे। और उस समय क्यों पहुंचे, इसको उस समय की यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक डॉक्यूमेंट है, जो उसको एकदम नंगे शब्दों में, इस मामले में अमेरिकन थोड़ा शर्मनाक तरीके से बातें करते हैं, बेशर्म तरीके से बातें करते हैं, अपनी बातों को छिपाते नहीं है, और इस मामले में बहुत लेस आइडियोलॉजिकल है। मतलब अमेरिकन इंपीरियलिज्म ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के मुकाबले बहुत कम विचारधारात्मक है। वो अपने रियल इंटेंशन को छुपाने के लिए ज्यादा कसरत नहीं करता। उसके स्टेट पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स आप देखें, या आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के या ट्रेजरी के डॉक्यूमेंट देखें, एकदम नंगे शब्दों में अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को स्टेट करते हैं। और वो उस वक्त के एक स्टेट डॉक्यूमेंट में लिखा था कि सऊदी ऑयल रिजर्व्स constitute a stupendous source of strategic power and one of the greatest material prizes in world history। और अमेरिका, इसको हिंदी में अगर कहें कि सऊदी तेल के भंडार जो है वो रणनीतिक शक्ति का एक अकूत स्रोत है, और वो अब तक के विश्व इतिहास के भौतिक संपदाओं में महानतम है। और इस पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिकी हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। और आज तक अमेरिका उसी पॉलिसी को फॉलो करता आ रहा है। एक तरीके से जो सऊदी मोनार्की थी, उसको इस्टेब्लिश करने का काम, मतलब ये थोड़ा सा असाइड में, ताकि वहां के एक समीकरणों को समझ सके। यहाँ पे हमारे जो वरिष्ठ साथी बैठे हैं वो इन चीजों से वाकिफ होंगे, उनके लिए थोड़ा
ये रेपिटेटिव हो सकता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट साथी बैठे हुए हैं जिनके सामने मैं थोड़ा सा एक असाइड में जाके ये बात कहना चाहता हूँ सऊदी अरेबियन मोनार्की के बारे में। उसको स्टैब्लिश करने का काम ब्रिटिश पार ने किया था, और उस समय आज जिसको सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और सीरिया का जो एरिया है, वहां पे हाशिमाइट्स जो थे वो सबसे जो कहा जाए एक संप्रदाय था, वो सबसे, संप्रदाय नहीं कहेंगे, मतलब कम्युनिटी थी, वो सबसे ज्यादा शक्ति रखती थी। और उस समय ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट स्टेट के ही दो हिस्सों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था। उनका फॉरेन डिपार्टमेंट ये चाहता था कि हाशिमाइट्स ही वहां पावर में रहे, लेकिन जो भारत की ब्रिटिश इंपीरियल सरकार थी उसने इब्न सईद को सपोर्ट किया और इब्न सईद को मदद पहुंचाकर वहां से हाशिमाइट्स को खदेड़ दिया। हाशिमाइट्स को आज किंग अब्दुल्ला जॉर्डन का जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिसने अभी कुछ समय पहले कहा कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं क्योंकि जनता का मैंडेट मेरे पास है, लेकिन वो तो किसी चुनाव से सत्ता में आया ही नहीं था, उससे पता कैसे था कि कब उसके पास मैंडेट था कब नहीं था। लेकिन मतलब इसी किस्म के हास्यास्पद शेखो शाहों की सत्ता है वहां भी। खैर, तो इब्न सईद जो था वो एक तरीके से ब्रिटिश सपोर्ट से वहां पर आया, और इस जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पावर के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ उससे एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हुई। इस पे उस समय के एक टिप्पणीकार टॉयनबी, जो प्रसिद्ध इतिहासकार के तौर पे भी उन्हें एक दर्जा मिलता है, उन्होंने कहा था कि इट वुड हैव बीन मोर मैनली if the foreign department of the British imperialist state and the Indian imperial government had fought with rifles in their hand rather than using intermediary, कि ये ज्यादा बेहतर होता कि ब्रिटिश फॉरेन डिपार्टमेंट और जो इंपीरियल पावर है इंडिया की वो खुद डायरेक्टली लड़े होते और उन्होंने किसी बिचौलियों को इस्तेमाल नहीं किया होता इस झगड़े में, तो ज्यादा पौरुषपूर्ण होता। तो खैर, जो मूल चीज थी कि जब इब्न सईद से रूजवेल्ट मिला तो उस पर ब्रिटिश जो एम्बेसडर था वॉशिंगटन में, उसने बहुत आपत्ति जताई, क्योंकि देखने पर ये साम्राज्यवादियों के भीतर एक जो अलिखित गुप्त समझौता होता है कि तुम मेरी सहलाओ मैं तुम्हारी सहलाओ, उसका उल्लंघन था। और इस तौर पे उन्होंने काफी विरोध दर्ज कराया वहां पर वॉशिंगटन में कि आप इब्न सईद जो हमारा जिस तेल भंडार पे कब्जा है उस पर आप की गिद्ध दृष्टि क्यों अड़ गई। तो इस पे रूजवेल्ट ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि पर्शियन ऑयल इज योर्स, में एग्जैक्ट कोटेशन उनका था, पर्शियन ऑयल इज योर्स, वी शेयर द ऑयल ऑफ इराक एंड कुवैत, बट एज फार एज सऊदी ऑयल इज कंसर्न्ड इट्स आवर्स। ये हम लोग का है कि पर्शियन ऑयल तुम्हारा है, इराकी तेल आधा आधा है, और जहां तक सऊदी तेल का सवाल है ये हमारा है। इसके बारे में भी वैसे पर्शियन ऑयल के बारे में उन्होंने झूठ बोला था अमेरिकन ने, क्योंकि पर्शिया में मुसद्दक के नेतृत्व में जब एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई तो उसने ईरानी तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और मुसद्दक की रेडिकल नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को एक CIA द्वारा प्रायोजित कू के जरिए उखाड़ कर फेंका गया, और उखाड़ कर फेंका गया तो वो भी तेल ब्रिटिशर्स के हाथ से निकल गया, और एक तरीके से ब्रिटिशर्स को वो तेल अब न सिर्फ अमेरिकन के साथ शेयर करना था बल्कि फ्रेंच के साथ भी शेयर करना था, जो कि उनके लिए काफी तकलीफदेह था। क्योंकि इजराइल इजिप्ट को शुरू से, क्योंकि सबसे पावरफुल अरब स्टेट इजिप्ट था और इजराइल के लिए आंखों में किरकिरी उसका बना रहना लाजमी सी बात थी। लेकिन उस हमले को अमेरिकी जो सरकार थी उस समय, शायद आइजनहोवर था, शायद 56 में, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसने उसने इंटरवीन करके रोका उस हमले को, और उस हमले को रोककर अपने एक तरीके से महत्व को वहां पर एम्फसाइज किया, और एक इंपीरियलिज्म के नए दौर की शुरुआत को भी वो सिग्निफाई करता है। इस समय तक का जो दौर था, जिस समय इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ाने और उसकी हिफाजत करने का काम दो तरह की सत्ताओं से होता था, या तो सीधे कॉलोनियल स्टेट था उस देश को गुलाम बना के, या फिर किसी न किसी किस्म की कठपुतली सरकार को बिठा के होता था। लेकिन 1910 के दशक से, बल्कि उससे पहले, लेकिन नेशनल नहीं कहेंगे, पेट्रियोटिक रेजिस्टेंस तो बहुत पहले से था, लेकिन नेशनल मूवमेंट एक रेडिकल पैन अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक सर्व अरब राष्ट्रवादी आंदोलन, आमूलवादी किस्म का, वो पूरे अरब विश्व में बहुत तेजी से, मतलब उसकी टाइड जो उसका ज्वार था वो उभर रहा था। और उसके समक्ष इस मामले में अमेरिकन इंपीरियलिस्ट ज्यादा स्मार्ट साबित हुए, और उन्होंने इस बात को समझा कि अब वो दौर बीत चुका है जबकि आप अपने साम्राज्यवादी हितों की रखवाली मध्य पूर्व में अपने किसी किस्म की कठपुतली सरकार से या किसी डायरेक्ट
कॉलोनियल स्टेट के जरिए करें, और अब आपको वहां पर ऐसे एलाइज की जरूरत है जो एलाइज स्वयं अपनी एक सापेक्षिक रूप से स्वायत्त सत्ता रखते हो, रिलेटिवली ऑटोनोमस और सफिशिएंट पावर रखते हो, वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इकोनॉमिक डिपेंडेंस उनका वेस्टर्न इंपीरियलिज्म पे बना रहे, ताकि वो एक रिलायबल और सेफ, भरोसेमंद और सुरक्षित मित्र का काम करे साम्राज्यवाद का मिडिल ईस्ट में। और इस रूप में अमेरिकन इंपीरियलिज्म ने मिडिल ईस्ट में नए किस्म के एलाइज की तलाश शुरू की, और एंग्लो फ्रेंच इन्वेजन को रोकने का जो अमेरिका का कदम था, जो उस समय इस रूप में अमेरिका प्रचारित कर रहा था कि वो नेशनल लिबरेशन का कितना बड़ा सपोर्टर है और वो नई जो नेशनलिस्ट रेजिम्स आई हैं उनके फ्रीडम का कितना बड़ा सपोर्टर है, उसके पीछे की असली कहानी ये थी कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म को मिडिल ईस्ट में नए एलाइज की जरूरत थी जो कि पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो, अपना सबऑर्डिनेट स्टेटस को पूरे वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम में वो स्वीकार करें और इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को डिफेंड करने का मिडिल ईस्ट में काम करें। और कई बार इसको मतलब ये बाद में जाके फॉर्मुलेट हुआ निक्सन के दौर में, जिसको निक्सन डॉक्ट्रिन बोला गया, जिसमें ये कहा गया कि हम डायरेक्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब युद्ध नहीं लड़ेंगे और डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने ऐसे प्रिविलेज्ड पार्टनर्स, जो उनके डॉक्यूमेंट जिस शब्द का इस्तेमाल करता है कि प्रिविलेज्ड पार्टनर्स हम अपने दुनिया के अलग अलग हिस्से में तैयार करेंगे जो हमारे इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को डिफेंड करने का काम करें। लेकिन वास्तव में निक्सन डॉक्ट्रिन का जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस थे वो पहले से नजर आ रहे थे। वो सुएज कैनाल क्राइसिस से ही उसको देखा जा सकता है, उसके जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, क्योंकि निक्सन डॉक्ट्रिन लेट 60s में, किसी 68 69 में किसी वक्त पहली बार फॉर्मुलेट किया गया उसको। अब इस बात को थोड़ा सा सार संक्षेप करके बस मैं अगले मुद्दे पे आऊंगा कि उस समय तक एक बात स्पष्ट हो गई थी कि अब हमें डायरेक्ट कॉलोनीज और पपेट रूलर्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को डिफेंड करने में। न सिर्फ मिडिल ईस्ट में, वैसे ये पूरी दुनिया के बारे में सही थी ये बात, लेकिन मिडिल ईस्ट के बारे में खास तौर पे ये बात सही थी। अब इस पूरे डिजाइन में जो जियनवादी परियोजना है इजराइल के स्टेट की स्थापना की, वो कब किस तरीके से आती है इसको भी समझना एक जरूरी चीज है। जैसे जायनिस्ट प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि वो उस वक्त शुरू, वो तो बहुत पहले, कल भी कई स्पीकर्स ने बताया कि बहुत पहले से शुरू हो गया था, इवन लेट 19th सेंचुरी से, बल्कि कुछ लोग उसके ओरिजिन को ट्रेस करते हैं। और उस समय लेकिन उसको वो इंपीरियलिस्ट सपोर्ट चाहता था। जो जायनिस्ट प्रोजेक्ट को ओरिजिनेट करने वाले लोग थे वो पहले ऑटोमन, इवन जो बेन गुरियन था वो ऑटोमन एम्पायर के पक्ष में जो मिलिशिया जूश बनी थी उसमें लड़ा था, उसका मेंबर था जो ऑटोमन एम्पायर थे। और उसके बाद जो ब्रिटिश पैलेस्टाइन का मैंडेट हुआ 1922 में, 1922 में, उसके बाद ब्रिटिश के सपोर्ट में भी बेन गुरियन ने जूश मिलिशिया का वो मेंबर था। और उसके बाद जब अमेरिकन आए तो खैर उस समय तक स्टेट ऑफ इजराइल स्टैब्लिश हो चुका था, और वो पहले से ये चाहते थे कि हमें जो भी उस समय का हेजेमोनिक इंपीरियलिस्ट पावर था, चाहे वो ऑटोमन्स हो या ब्रिटिश हो या बाद में यूएस हो, उनके सरपरस्ती की ख्वाहिश वो बहुत पहले से रखते थे, जो जायनिस्ट प्रोजेक्ट था। लेकिन एक खास मोमेंट पे ये उसको वाकई ये सरपरस्ती मिली, और उसके सर्टेन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन से, निश्चित कुछ आर्थिक और राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से उनको ये मिला। और ये वही तेल के इंपॉर्टेंट बनने के साथ, और उसके पहले जब ये बात भी कल आई थी कि पहले वो उरुग्वे को भी अपने होमलैंड के तौर पे, नए होमलैंड के तौर पे एस्टैब्लिश करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनको कोई ऐसा लैंड चाहिए था जो बिब्लिकल इंपॉर्टेंस जिसका हो। मेरी राय है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी नहीं, ऐसा वो नहीं, पहली बार नहीं जानते थे कि बिब्लिकल इंपॉर्टेंस उस लैंड का है, वो तब से जानते थे जब उरुग्वे का भी प्रपोजल था। लेकिन वो लैंड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बन गया उस जगह का, और इसलिए फिलिस्तीन में एक ज्यूइश स्टेट को स्थापित करने की परियोजना को सपोर्ट मिला। लेकिन इस तरह, और इजराइल की रेजिम तो खैर एक बहुत ही स्पेशल केस है, वो एक इंपीरियलिस्ट इंपोर्ट है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड, एक्सटर्नली मेंटेन्ड एंड सस्टेन्ड बाय वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, वो तो एकदम स्पेशल केस है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे सऊदी रेजिम थी, और एक टाइम में शाह की रेजिम थी इराक की, एक टाइम में इवन सद्दाम हुसैन की रेजिम थी, इसको अलग अलग तरीके से यूएस इंपीरियलिज्म ने अपने प्रिविलेज पार्टनर का स्टेटस दिया था। लेकिन इस पूरे नए ये जो
निक्सन डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो नए किस्म के पॉलिटिकल पार्टनर्स की तलाश थी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, इसके अपने कॉन्ट्रडिक्शंस भी थे। इसके अपने कॉन्ट्रडिक्शंस ये थे कि हर इस तरह का पॉलिटिकल एलाई जो यूएस का था, जो कि पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट था, जिसके पास अपनी रिलेटिव ऑटोनोमस सफिशिएंट पावर थी, अपनी सापेक्षिक रूप से स्वायत्त और पर्याप्त राजनीतिक शक्तिमत्ता थी, उसका अपना वो इस तरह का हर रूलर कुछ समय में अपना एक फेटिश डेवलप कर लेता था। वो उसके विश जो अपने साम्राज्यवादी मास्टर्स के हित से वो आगे सोचने लगता था। ईरान के शाह के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि उसको सडनली लगा कि अब मैं ओल्ड पर्शियन ग्लोरी स्टैब्लिश करूंगा मिडिल ईस्ट में, और उसके बाद उस वजह से, और प्रॉब्लम यूएस की ये थी कि ऐसा कोई भी प्रिविलेज पार्टनर होगा तो यूएस को भी उसके विम्स एंड फैंसीज, उसके डिमांड्स, उसकी मांगों को मानना पड़ेगा। अधिक से अधिक पूंजी की मांग, अधिक से अधिक आर्म्स की मांग, अधिक से अधिक युद्ध पैदा करने की मांग, अधिक से अधिक राजनीतिक शक्ति की जो लालच है, जो हवस है, उसकी मांग को पूरा करना यूएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज भी यूएस की पॉलिसी का एक कॉन्ट्रडिक्शन है सऊदी अरेबिया को लेकर और इजराइल को लेकर, जिसके आगे मैं संक्षेप में रखूंगा बात। तो तो इसके जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है कि नए किस्म के पॉलिटिकल एलाई जो कि पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो, इस तरह का हर एलाई उसने अपनी एक फेटिश किया। सद्दाम हुसैन को भी ये मुखालता हुआ कि अब वो मिडिल ईस्ट का एक डोमिनेंट हेजेमोनिक पावर बन सकता है, और उसकी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं विकसित हो गई। यही सद्दाम हुसैन था जिसका इस्तेमाल शाह के रेजीम के पलटे जाने के बाद, जो इरानियन रेवोल्यूशन हुआ और यूएस के हाथ से मजबूत एलाई निकल गया, उसके बाद सद्दाम हुसैन जो कि एलाई था इराक का, वो कुवैत पर कब्जा करता है अगस्त 1990 में, और उसके बाद इराक के खिलाफ वॉर्स का एक सिलसिला शुरू होता है जो अभी कुछ समय अभी भी एक तरीके से जारी ही है। शाह के साथ भी यही हुआ था। और इस तरह के इक्वेशन की एक और प्रॉब्लम होती है कि आप जब इस तरह का अपना कोई एलाई बनाते हैं तो आप उस देश के ऑपोजिशन पार्टी से बात नहीं करते, क्योंकि उस देश की ऑपोजिशन पार्टी से बात करने को हमेशा जो रूलर्स होते हैं इस तरह के एलाइड कंट्रीज के, वो हमेशा अपने खिलाफ एक उठाए गए कदम के तौर पे देखते हैं। और इसलिए शाह के पूरे रेजीम के दौरान यूएस वहां के पॉलिटिकल अपोजिशन से ज्यादा कोई रिश्ता नाता था, फॉर्मल वैसे, लेकिन कोई ज्यादा रिश्ता नाता या करीबी नहीं रख सकता था। वही चीज सद्दाम हुसैन के रेजीम के साथ भी। इसलिए जब शाह की सत्ता पलटी गई तो वर्चुअली यूएस जो है वो बिना किसी एलाई के था ईरान में, और उसको अब ईरान में एक होस्टाइल पावर से डील करना था, जिसको काउंटरवेट के तौर पे सद्दाम को पैदा किया गया। उसके अपने एस्पिरेशंस पैदा हो गए। सऊदी अरेबिया, उसके भी अपनी एस्पिरेशंस हैं। जैसे एडम हानिये करके एक इंटेलेक्चुअल है, वो सऊदी अरेबियन जो कैपिटलिज्म है उसको एक पिक्यूलियर काइंड ऑफ कैपिटलिज्म बोलते हैं, जिसका इकोनॉमिक बेस जो है वो ऑयल ही नहीं है अकेले, वो कंस्ट्रक्शन और रिटेल बिजनेस भी है, और जो कि पूरे माइग्रेंट लेबर के एक्सप्लॉयटेशन पे टिका हुआ है। और वो ग्लोबल सर्किट जो कैपिटल का है उसका एक ऑटोनोमस पार्ट भी है, वो सिर्फ एक अपेंडेज नहीं है यूएस इंपीरियलिज्म का। और इस चीज को हम तब देख सकते हैं जब मुबारक रेजीम के खिलाफ अरब बसंत में विद्रोह हुआ इजिप्ट में, और मुबारक रेजीम के अनसस्टेनेबिलिटी को अमेरिकी साम्राज्यवादी समझ गया और उससे सपोर्ट वापस लिए, तो सऊदी अरेबिया ने इस पे काफी मतलब आपत्ति कि मुबारक के रेजीम, क्योंकि वो मुबारक के पलटे जाने में अपना भविष्य भी देख रहे थे, कहीं ना कहीं अपने भविष्य का भय भी उन्हें सता रहा था। तो इसलिए उनका एकदम वो लैकी है, कंप्लीटली कॉम्प्रेडोर है, और इस तरह के टर्म्स अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसका कोई मीनिंग नहीं है। कॉम्प्रेडोर, एजेंट, पपेट, इस तरह की चीज ग्लोबलाइजेशन के दौर में बात करना ही आपको बड़े मजाकिया नतीजों तक पहुंचा सकती है। तो ये जो निक्सन डॉक्ट्रिन था उसका ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी वो था। और जब ये पहली बार इरानियन रेवोल्यूशन के बाद जो है, इसलिए एक शिफ्ट आता है अमेरिकन पॉलिसी में, रिलेटिव शिफ्ट आता है, जिसको कार्टर डॉक्ट्रिन के तौर पे जाना गया। जब जिमी कार्टर प्रेसिडेंट था, और उसने कहा कि मिडिल ईस्ट के ऑयल तेल संसाधनों पे कब्जा करने का कोई भी प्रयास अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला माना जाएगा, और इससे आर्म्स के द्वारा निपटा जाएगा, हथियारबंद तरीके से निपटा जाएगा। इस चीज से कार्टर डॉक्ट्रिन का जो कोर मैसेज था वो ये था। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा वापस इतिहास में जाते हो कि नासिर की जब रेजीम आई तो अमेरिकन इंपीरियलिस्ट, खासतौर से केनेडी के दौर में और उसके बाद लिंडन जॉनसन के दौर में, उन्होंने नासिर की रेजीम के साथ काफी करीबी रिश्ते बनाने का प्रयास किया। लेकिन उस समय जो अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी इक्वेशंस थे
उसमें ये संभव नहीं हो पाया। ये इस कोशिश का कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। ये इजिप्ट में इस काम में सफल अमेरिकी साम्राज्यवादी तभी हुए जब अनवर सादात और बाद में फिर मुबारक की रेजिम आती है, जो एक तरीके से सरेंडर करती है यूएस इंपीरियलिस्ट उसके सामने। सरेंडर नहीं कहना चाहिए बल्कि कहना कि अपना लॉयल्टीज शिफ्ट कर देते हैं। और उस समय का नासिर के दौर में उनका पॉलिटिकल लॉयल्टी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो जो सामाजिक साम्राज्यवाद था सोवियत संघ का उसके साथ, और जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के तौर पे एक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट धारा दुनिया में मौजूद थी, उसके साथ उसका पार्टिजनशिप था, और वो लॉयल्टीज शिफ्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले नासिर के दौर में ये हो नहीं पाता, ये काम अमेरिकी साम्राज्यवाद करने में सफल नहीं रहता है। पहला, जब ये होता है अनवर सादात के दौर में और मुबारक के दौर में, जबकि इजिप्ट अमेरिकन इंपीरियलिज्म के साथ अलाइन करता है अपने आप को, और उसके साथ एक जो सबसे बड़ा उसका फायदा मिलता है वो इजरायली स्टेट को मिलता है, क्योंकि उसके बाद इजराइल के साथ पीस ट्रीटीज होती है। अभी कुछ समय पहले ही युद्ध हुए थे जिसमें इजराइल ने जो है गोलन हाइट्स पे सिनाई पेनिनसुला वगैरह पे कब्जा किया, ये सब एपिसोड आप लोग जानते होंगे। लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ उसके बाद की पीस ट्रीटीज के बाद जो सादत के दौर में होती है कि इजराइल को अब उस पूरे क्षेत्र की सबसे ताकतवर अरब सत्ता से घबराने की कोई जरूरत नहीं। और ये जो विश्वासघात था इजिप्शियन बुर्जुआजी का, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये विश्वासघात लगभग तीसरी दुनिया के सभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में वहां की बुर्जुआजी ने किया, जिसको हम लोग एक खंडित नायकत्व की कहानी के तौर पे देख सकते हैं। हालांकि वो प्रो लेफ्ट कभी नहीं थे, बाथिस्ट रेजिम्स जितनी थी मिडिल ईस्ट में, उसने वहां के रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट मूवमेंट के सफाई का सबसे तरीके से और सलीके से उस काम को अंजाम दिया था। और उसका इस तरीके का प्रो पीपल कैरेक्टर कभी नहीं था, प्रो वर्किंग क्लास कैरेक्टर नहीं था। नेशनल एस्पिरेशंस थी, उसकी अपनी बुर्जुआ एस्पिरेशंस थी, और उसके मुताबिक एक खास दौर में उसका रोल पॉजिटिव दिखता है जब नेशनल लिबरेशन मूवमेंट का ज्वार उठ रहा था मध्य पूर्व में, और एक दौर में जब ये रेजिम्स कंसोलिडेट हो चुकी थी, सुदृढ़ीकृत हो चुकी थी और विश्व साम्राज्यवादी समीकरण में अपनी जगह को तलाश रही थी। उस समय इन रेजिम्स का चरित्र अलग अलग समय पे अलग अलग कारणों से बदलता हुआ दिखता है, लेकिन चूंकि इनका बेसिक क्लास कैरेक्टर एक बुर्जुआ नेशनलिस्ट रेजिम्स का था, इसलिए अंततः उनके खंडित नायकत्व की कहानी अपने भरत वाक्य तक पहुंचनी थी और वो पहुंची। और इस तरीके से यह कहानी इजिप्ट में भी हुई, और इसकी इस विश्वासघात के कारण, यही वो पर्टिकुलर कारण है जिसने आज तक इजराइल को एक तरीके से इंप्यूनिटी दे रखी है कि वो बर्बर से बर्बर हत्याकांड कर सकता है, शबरा शतीला कर सकता है, गाजा कर सकता है, बार बार मासूम बच्चों का कत्ल कर सकता है, और बिना किसी चीज की परवाह किए हुए, क्योंकि एक काउंटर वेट जो सबसे मजबूत अरब उसका था, उसको सबड्यू कर लिया था यूएस इंपीरियलिज्म ने। जो इराक का भी पूरा मामला था, इराक के मामले में भी अमेरिकन इंपीरियलिज्म ने एक तरीके से एलाई अपना खोया, जो है वो सद्दाम के एस्पिरेशंस बढ़ने के कारण हुआ। उसके बाद सद्दाम को डिसिप्लिन करने के लिए वॉर्स हुई, फिर सद्दाम का तख्ता पलट हुआ 2003 मार्च के हमले के बाद। और 2003 के हमले का पर्टिकुलर मकसद यूएस इंपीरियलिज्म का यह था कि जो सऊदी अरेबिया की सत्ता है उस पर और इजराइल पे अपने ओवर रिलायंस को, अपने अत्यधिक उस पे निर्भरता को वो कम करना चाहता था, और एक ज्यादा सेफ रिलायबल एलाई इराक में, एक ज्यादा सेफ रिलायबल प्रो यूएस इंपीरियलिज्म स्टेट वो बिठाना चाहता था, जो कि जो प्लान था इट वेंट हॉरिबली रॉन्ग, क्योंकि इराक में इराकी रेजिस्टेंस जो वहां पे हुआ, उस इराकी रेजिस्टेंस ने यूएस ट्रूप्स को बाहर जाने के लिए मजबूर किया। जब तक यूएस ट्रूप्स वहां थी तब तक वो जो नॉन अलकायदा सुन्नी इंसर्जेंट्स थे और शिया इंसर्जेंट्स थे, उनके बीच में एक बड़ा टाइट रोप वॉकिंग करते हुए बैलेंस बना के चल रही थी। और उसके हटते जो सत्ता आई वहां पर, वो सत्ता सीरिया पर और असद पर ईरान की लाइन को फॉलो करने लगी, जो कि यूएस के खिलाफ जाता है। और इस तरह से एक और एलाई उसके हाथ से वहां पर निकल गया, जो पोटेंशियल एक एलाई था। अब जो दूसरा पोटेंशियल एलाई है, जो दो रियल एलाई है, पोटेंशियल नहीं, इजराइल और सऊदी अरेबिया, ये दो एलाइज हैं जो कि मिडिल ईस्ट में इस समय यूएस के इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को नंगे तौर पे डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस डिफेंस के भी अपने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सऊदी अरेबिया की कोई डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी नहीं, मोनार्की है, और यूएस के लिए अपने इससे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। इजराइल जो
एट्रोसिटीज लगातार करता है, गाजा से लेकर वेस्ट बैंक से लेकर, और जो एक तो एकदम सीधा हमला होता है और एक कांस्टेंट साइलेंट वॉर लगातार गाजा के खिलाफ जारी रहती है, पैलेस्टीनियंस के खिलाफ जारी रहती है, जिसके बारे में कई वक्ताओं ने कल भी इंगित किया, आज भी इंगित किया है। लेकिन जो ये दो एलाइज हैं, इन दो एलाइज पे ओवर डिपेंडेंस और इन दो एलाइज के साथ एलायंस के जो आंतरिक अंतर्विरोध है वो यूएस इंपीरियलिज्म के लिए थोड़ा सा संकट की चीज है। इनके खिलाफ जबरदस्त नफरत है अरब की आवाम में, और जो अरब स्प्रिंग हुआ था वो अरब स्प्रिंग में भी ये दिखाया कि किस तरीके से जो इंपीरियलिस्ट एलायंस का पूरा कॉम्प्लेक्स है वो अरब रेवोल्यूशन की पोटेंशियल ताकत में उसको शॉर्ट सर्किट करने का एक पोटेंशियल है, वो शॉर्ट सर्किट करा सकती है उसको। जैसे कि मुबारक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए वो सिंपली एंटी मुबारक प्रोटेस्ट नहीं थे, वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे थे मिडिल ईस्ट में, और वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म को क्वेश्चन कर रहे थे। और जो जनता की नफरत का सैलाब उमड़ा सड़कों पर, उसके पीछे सिर्फ मुबारक के पुलिस स्टेट का वो नहीं था, वो जानते थे इस मुबारक के पुलिस स्टेट का पूरा मामला यूएस से उसके तार जुड़ते हैं और इजराइल से उसके तार जुड़ते हैं, और असली कल्प्रिट जो है, जिसको इजिप्शियंस कहते हैं कैटास्ट्रोफी इज मुबारक, कॉज इज द यूएस, जो आपदा है वो मुबारक है, कारण जो है वो अमेरिका है। तो ये जो चीज थी ये दिखलाता, ये बात अलग है कि अरब स्प्रिंग वहां पर कोई इस तरह की रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की गैर मौजूदगी में, एक वैनगार्ड पार्टी की गैर मौजूदगी में वो बिखर गया, और उसको वहां पर एक दूसरा इंपीरियलिज्म का लैकी मुबारक, मतलब वो लगातार वो एक टर्मोइल में है इजिप्ट। मुबारक को हटाकर जो है वो क्या बोलते हैं आपका मुस्लिम ब्रदरहुड आता है, मुस्लिम ब्रदरहुड को हटाकर सेना आती है, और ये सारे के सारे इंपीरियलिज्म के ही अलग है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इंपीरियलिज्म के अलग अलग मोहरे इस समय आपस में उलझे हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उनके आंतरिक अंतर्विरोधों में, ये भी उनके लिए एक थोड़ा संकट का विषय है। तो जो असली चीज थी कि जो अरब रेवोल्यूशन ने एक फ्लैश में वो पोटेंशियल दिखाया, जो स्पॉन्टेनियस अपसर्ज था लोगों का, जो एक स्वतःस्फूर्त उभार था जनता का, उसने ये संभावना संपन्नता प्रदर्शित की कि जिस तरह के थिन बैलेंस पे पूरे मध्य पूर्व के डोमिनेशन का इंपीरियलिस्ट अलायंसेस का सिस्टम टिका हुआ है, वो उसको से ग्रो आउट कर सकता है, उसको शॉर्ट सर्किट करा सकता है और उसको कोलैप्स करा सकता है। और ये इस समय उनके लिए बहुत बड़ा संकट। मतलब लोग बात करते हैं इराक में कि हैलिबर्टन ने कितना मुनाफा कमाया और ब्लैक वाटर ने कितना मुनाफा कमाया, लेकिन जिस एम को लेकर अमेरिका वहां गया था और जो उसका आउटकम हुआ, उसके कंपैरिजन में टेरिबल डिफीट है, भयंकर पराजय है, क्योंकि वो एक जो पोटेंशियल लगाई था वो भी। तो एक तरीके से कहानी क्या है, पिछले खास तौर पे 20-22 सालों में यूएस इंपीरियलिज्म के लिए ऑप्शंस नैरो होते हैं, संकीर्ण होते जा रहे हैं, विकल्पों का जो समुच्चय उसके सामने उपस्थित है वो संकीर्ण होता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि चीजें अपने आप वहां पर कोई चीज बदलने वाली है। और इजराइल का जो स्टेट है उसके बारे में मैं कोई बात नहीं रखूंगा, हालांकि मैं काफी वक्त शायद ले चुका हूं, तो मैं उसके बारे में खैर नहीं उतना बात रखूंगा, लेकिन बस मैं कुछ एक चीजें उसके बारे में रख के और फिर मैं एक अरब रेवोल्यूशन की प्रॉब्लम्स के बारे में 2-4 शब्दों में अपनी राय रख के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जिसमें बीच में बात आई थी कि जो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट था इजराइल के राज्य की स्थापना का, वो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं था। उसको अगर तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि किस वक्त उसे इंपीरियलिस्ट सपोर्ट क्यों मिला, एक खास वक्त पे उसे इंपीरियलिस्ट सपोर्ट मिला, और उसके कुछ इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस थे, जो कि तेल भंडार का सामने आना, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन होना, उसके बाद फिर तेल की तरफ शिफ्ट होना, जो जितनी नेवल शिप्स थे दुनिया के उनका फ्यूल का मतलब जो शिफ्ट होना, वो बहुत सारे कारण, मतलब इसके साथ साथ कंज्यूमर उसका रेवोल्यूशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फोर्डिज्म के दौर में आना, मतलब बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से वो बढ़ता ही गया उसका इंपॉर्टेंस। लेकिन ज़ायनिस्ट मूवमेंट को जो सपोर्ट मिला, वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट एक खास दौर में उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की वजह से मिला, और इस वजह से मिला कि फिलिस्तीन एक खास जगह, एक खास वक्त पे उसने अपने आप को गलत जगह पर पाया, कह सकते हैं इतिहास में, और इस वजह से उसको वहां पर इजरायली पूरे प्रोजेक्ट को, एक बर्बर प्रोजेक्ट को वो इंप्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट मिला। और इस बात को जो ज़ायनिज्म के फाउंडर थे, उन्होंने कल भी उसकी चर्चा की, थियोडोर हर्जल, उन्होंने कहा था कि फॉर यूरोप वी शैल क्रिएट देयर इन पैलेस्टाइन एन आउटपोस्ट अगेंस्ट एशिया, वी शैल बी द वैनगार्ड ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड अगेंस्ट बार्बरिज्म।
आगे वो कहते हैं, यहां तक तो बस वो यहां तक कोई कह सकता है कि सैमुअल हंटिंगटन वाली बात हो रही है, सिविलाइजेशन के वॉरफेयर वाली बात हो रही है, लेकिन हर्जल बहुत देर तक इस नौटंकी पे नहीं रह पाया और तुरंत असली बात पे आ गए। वो कहते हैं इंग्लैंड विद हर पोजेशंस इन एशिया शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन जायनिज्म। द शॉर्टेस्ट रूट टू इंडिया इज बाय वे ऑफ पैलेस्टाइन एंड सो बिलीव इन इंग्लैंड दैट द आइडिया ऑफ जायनिज्म व्हिच इज अ कॉलोनियल आइडिया शुड इजीली बी अंडरस्टूड। मतलब कि ये हर्जल अच्छी तरीके से समझते थे कि क्या प्रोजेक्ट है। वो हर जगह ये अपना प्रपोजल, जैसे आज एनजीओ वाले प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट लेके पहले ऑटोमन्स के पास भी गए थे, फिर ब्रिटिशर्स के पास भी गए थे और बाद में अमेरिकन के पास भी गए। और इस बात को ब्रिटिशर्स ने समझ भी लिया, तुरंत समझने वाली बात ही थी। उनके उस समय जो मैंडेटरी पैलेस्टीन के गवर्नर थे जिनका नाम था रोनाल्ड स्टोर्स, उन्होंने कहा अ ज्यूइश स्टेट could be a little Jewish Ulster in a sea of potentially hostile Arabism। अल्स्टर आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड का एक इलाका है जहां पे इसी तरह का एक टेरिटरी क्रिएट किया गया जो कि बाद में आयरलैंड के इंग्लिश डोमिनेशन का उपकरण बना एक तरीके से। और अब वो एक वही हिस्टोरिकल एलेगरी ड्रॉ कर रहे हैं सर रोनाल्ड स्टोर्स कि हम एक अल्स्टर क्रिएट करेंगे मिडिल ईस्ट में, ज्यूइश अल्स्टर और लिटिल ज्यूइश अल्स्टर, जो कि हमारे इंटरेस्ट को वहां डिफेंड करने का काम करेगा। और इस बात को एक ब्रिटिश कैपिटलिस्ट प्रोमिनेंट ब्रिटिश पूंजीपति ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में, क्योंकि वो तो हमेशा नफे नुकसान के टर्म्स में सोचते हैं, कि उन्होंने कहा द एडवांटेजेस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ अ जायनिस्ट स्टेट आर ऑब्वियस। The security of imperial interest can be better assured by a large European population, that is of Zionists, than by a few battalions that can be spared। कि जो इंटरेस्ट है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का, उसको वहां पर एक भारी यूरोपियन पॉपुलेशन, कल भी कुछ साथियों ने इस बात की ओर इंगित किया था कि ये यहूदी प्रोजेक्ट था, ये ब्रिटिश जायनिस्ट का, यूरोपियन जायनिस्ट का प्रोजेक्ट था, ये वहां का इंडिजिनस प्रोजेक्ट था ही नहीं, ये प्लांट किया गया लाके वहां पर। और इसको प्लांट करने के पीछे शुरू से ही कभी भी कोई एंटी नाजी या कोई एंटी हिटलर कोई सोच नहीं थी। इसको इससे समझा जा सकता है कि उनका मैं नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने अपार्थाइड रेजिम स्टैब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में, मलान, हाँ डीएफ मलान, जिन्होंने अपार्थाइड रेजिम स्टैब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में, वो पहला हेड ऑफ द स्टेट और वो रैम्पेंट नाजी और रैम्पेंट एंटीसेमिटिक था, यहूदी विरोधी, नाजी सपोर्टर, एकदम मतलब जो वर्स्ट काइंड ऑफ स्कम, नाजी स्कम जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, वो उस किस्म का व्यक्ति था मानो। और वो पहला हेड ऑफ द स्टेट था जिसने ऑफिशियल ऑनर्स के साथ इजराइल का दौरा किया 1948 में। तो उनका कोई ऐसा एंटी नाजीवादी मामला नहीं था। ये पूरा एक इंपीरियलिस्ट कंस्ट्रक्ट है, पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, जिसको प्लांट किया गया मिडिल ईस्ट में इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए, और अपने इस्टेब्लिशमेंट के तुरंत बाद वो करने लगा। उसका असली मकसद था 1950 के दशक में से लेकर 1970-80 के दशक तक जो अरब पैन अरब नेशनलिज्म का उभार था उसको तोड़ना, और इसके लिए कई युद्ध उसने किए 1948 में, 1967 में, 1973 में। और ये सारे युद्ध जो है ये इंपीरियलिस्ट आर्म्स और इंपीरियलिस्ट पैसे के मुद्दे पे किए गए, क्योंकि पूरा मीडिया ऐसे दिखाता है कि इजरायलीज जो है वो कुछ पर्टिकुलरली सक्षम कौम है जो बहुत मेटिकुलस तरीके से वॉर की तैयारी करती है। और फिर इजिप्ट को उसने कैसे हराया कि डॉन का वक्त था 1967 के वॉर में, जब इजिप्शियन, उन्होंने पहले स्टडी किया कि इजिप्ट के एयरफोर्स का ब्रेक शिफ्ट कौन सा होता है। ब्रेक शिफ्ट जब होता है तब इजिप्शियंस आराम कर रहे होंगे, तब उन्होंने जाके कायरो का एयरपोर्ट बॉम्ब कर दिया, सारी ब्रिटिश इजिप्शियन एयरफोर्स डेसिमेट हो गई। ये सब कथाएं हैं, और जो इंपीरियलिस्ट मीडिया बहुत सोच समझ के, अनजाने नहीं, सोच समझ के करता है। इन सारे वॉर्स में जबरदस्त टक्कर दी थी अरब ताकतों ने। अगर इंपीरियलिज्म का सपोर्ट इनके पीछे नहीं रहता तो कहीं पे ये टिकने वाले नहीं। और आज भी, और ये फिल्मों में भी आज भी दिखता है। अगर आप में जो युवा लोग होंगे, आप ही एक ज़ॉम्बी फिल्म आई थी वर्ल्ड वॉर Z, ब्रैड पिट, नहीं ब्रैड पिट की वर्ल्ड वॉर Z फिल्म, जिसमें ज़ॉम्बीज हैं और वो मतलब एक ज़ॉम्बी एपिडेमिक होता है और सारी जगह फैल जाता है। और इजराइल जो है वो लास्ट बेस्टियन है जहां पे जायन, द सिटी ऑफ जायन, वो लास्ट बेस्टियन है जहां पे ह्यूमैनिटी अभी सीमित है, सुरक्षित है, और उसको एक वॉल से सुरक्षित किया गया है, एक वॉल से सुरक्षित किया गया है। और उधर से दिखा रहे हैं कि ज़ॉम्बीज के होर्ड्स, जैसे समुद्र, वो जो है उस वॉल पे चढ़ता जा रहा है। उस फिल्म में ये दिखाया है कि उस वॉल पे वो अंत में चढ़ जाता है और वो पेनिट्रेट कर जाता है वॉल को, जो कि हॉलीवुड का एक लिबरल संदेश है
इसराइल को कि बिवेयर, ये वॉर रोक नहीं पाएगी। और उस समय ये कहा भी गया था कि एशिया के जो सी ऑफ बार्बरिज्म है, आज जो अपार्थाइड वॉल है, उसको इसी के मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल किया करता है पूरा इजरायली मीडिया, पूरा वेस्टर्न मीडिया, कि वो एशियन बार्बरिज्म के खिलाफ एक वॉल है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। बाकी इजराइल खुद बोलता है कि वी आर फिगरेटिवली वी आर अ होम पोर्ट फॉर द यूएस। फिगरेटिवली स्पीकिंग, मतलब रूपक के तौर पे कहें तो हम अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक होम पोर्ट है, और इन सी ऑफ होस्टाइल अरब्स, एक शत्रुतापूर्ण अरब विश्व में हम यूएस का होम पोर्ट है। तो इजराइल की पूरी सच्चाई पे बहुत बात करना, भाई नोम चॉम्स्की के शब्दों में ट्रायंगुलर्स पे बात करना होगा, उस पर बहुत देर बात करने की बात नहीं है। अंत में इस बात से करना चाहता हूं कि इस चीज का जवाब आज किसी किस्म का महज नेशनल लिबरेशन का प्रोजेक्ट नहीं दे सकता है। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि नेशनल लिबरेशन का जिस प्रोजेक्ट का वाहक अरब की उस समय की हिस्टोरिकली प्रोग्रेसिव, ऐतिहासिक तौर पे प्रगतिशील बूर्जुआजी थी, आज वो इस तरह के सारे प्रोग्रेसिव पोटेंशियल से रिक्त हो चुकी है, उसमें ये पोटेंशियल नहीं। और आज एक अरब रेवोल्यूशन के लिए वो शुरू कहीं हो सकता है, वो इजिप्ट में हो सकता है शुरू, मालूम नहीं कहां हो सकता है, अभी तो इजिप्ट ही उसके लिए एक फ्लैश पॉइंट जैसा नजर आ रहा है, लेकिन कहीं भी शुरू हो सकता है। आज यमन की जो हालत है, आज कुछ समय पहले बहरीन की जो हालत थी, और मतलब आप कह नहीं सकते कि वहां कहां कब फूट जाएगा, लेकिन वो फूट कर अगर उसे एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचना है तो इसके लिए एक रेवोल्यूशनरी वर्किंग क्लास पार्टी की और एक वर्कर्स रेवोल्यूशन की जरूरत है। इसके बिना वो सवाल हल नहीं होने वाला है। जहां तक टू स्टेट सोल्यूशन की बात है, मैं इसमें बहुत साफ नजर नहीं हूं अभी, लेकिन मेरा मानना है टू स्टेट सोल्यूशन गलत होगा। टू स्टेट सोल्यूशन वैसे भी एक कॉर्प्स है, डेड बॉडी है, और ये पश्चिमी साम्राज्यवाद का पॉलिटिकल नेक्रोफीलिया है, जिसकी वजह से अभी तक टू स्टेट है कहां, मतलब है भी नहीं, ये तो कहने की बात है सिर्फ। तो टू स्टेट नहीं है, एक स्टेट हो सकता है, एक सेक्युलर स्टेट जिसमें जूस, अरब्स, क्रिश्चियंस, और ये प्रोजेक्ट सोशलिस्ट प्रोजेक्ट है, ये नेशनल लिबरेशन का प्रोजेक्ट नहीं, ये सोशलिस्ट प्रोजेक्ट है। हम लोग यहां बैठ के और तो कुछ नहीं कर सकते, वहां के साथियों के बारे में जान सकते हैं, और वहां ऐसे प्रयास चल रहे हैं। 6 अप्रैल मूवमेंट जब इजिप्ट में शुरू हुआ, जिसने अरब स्प्रिंग की शुरुआत की, वो एक वर्कर्स मूवमेंट था, और जब वो शुरू हुआ तो उसका लेफ्ट क्रेडेंशियल, उसका लेफ्ट वो था, लेकिन बिखराव बहुत था, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल बिखराव इतना ज्यादा था कि कोई एक ताकत उभर के उस समय वर्कर्स मूवमेंट को दिशा दे सके, उस कहा जाए कि एनर्जी के विस्फोट को सही उसमें चैनलाइज कर सके, ऐसा कोई पॉलिटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं था। और इस वजह से वहां पर जो हुआ सो हुआ, वो हम जानते हैं, लेकिन अभी भी वो उबल रहा है, इजिप्ट उबल रहा है, महल्लम में लगातार वर्कर्स के मूवमेंट जारी है, इजिप्ट के अलग अलग हिस्सों में जारी है। अभी फिलहाल तो हम लोग बैकफुट पे हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जो हालत है और गाजा में जो कुछ हुआ, जितनी जबरदस्त सॉलिडारिटी अरब की जनता फिलिस्तीन की जनता के साथ महसूस करती है, और ये जो सिर्फ रेजिलियंस अकेले गाजा में लड़ने वाले लोगों का नहीं है। अभी खबर आ रही कि फिर से उन्होंने टनल्स बना दिया हमास में, और फिर से टनल्स बना के वो नई उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और ये मतलब इजिप्ट ने तो एकदम हाथ खड़े कर दिया, राफा बॉर्डर बंद कर दिया, बिल्कुल इजिप्शियन जो सरकार है उसने तो हर तरीके से हाथ खींच लिया। ये अरब जनता का जो जबरदस्त एकजुटता और पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ जो बेपनाह नफरत उसके दिल में उबल रही है, इसकी वजह से ये आंदोलन ये न तो कभी खत्म होगा, जैसा मिस्टर मेजर ने कहा, बिल्कुल सही बात की, ये खत्म नहीं होने वाला किसी भी सूरत में। वो लड़ते रहेंगे, जनता जब तक जीत नहीं पाएगी तब तक हारेगी भी, लड़ती है। धन्यवाद।